नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग अंतरिम सरकार के गठन और संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग संविधान सभा से प्रमुख तत्वों को हम लोग पढ़े थे। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ी, संविधान सभा का मांग कैसे उठा, स्वराज की मांग कैसे उठी, क्रिप्स मिशन कैसे आया, कैबिनेट मिशन कैसे आया, इन सभी चीजों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार। एक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कोशिश करें अपने दोस्तों में उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना विलंब की हम लोग अपने क्लास के ऊपर चलते हैं। अंतरिम सरकार का गठन की हम लोग बात करें, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में, तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद उसका जो घोषणा हुआ, उसी के माध्यम से घोषणा हुआ कि अंतरिम सरकार की गठन करना होगा, अंतरिम सरकार का गठन करना होगा। और अंतरिम सरकार की गठन करने की घोषणा जो है 2 अगस्त को ही हो गई थी। 2 अगस्त को ही इसकी घोषणा हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को, यानी कि 1 महीने बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। और जब इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। एक प्रश्न कभी कभी पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार के गठन के क्रम में एक भारतीय का नाम बताइए जो अंतरिम सरकार के गठन में उनको कोई पद मिला था या कोई भारतीय उसमें थे। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के पद पर रखा गया था और अध्यक्ष के पद पर थे वायसराय लॉर्ड वेवेल। हुआ क्या कि अंतरिम सरकार के गठन की शुरुआत जब हो रही थी तो उस समय मुस्लिम लीग उसमें नहीं था। सिर्फ उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 11 सदस्यों के साथ इसका गठन करने की प्रक्रिया में लगे हुए ही थे। बाद में जब अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, जब अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ, कब हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को इसका गठन हुआ। तब जाकर के क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें आकर के शामिल हुए। इससे पहले यानी 26 अक्टूबर 1946 से पहले इसमें मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य नहीं थे। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद 26 अक्टूबर 1946 के 5 मुस्लिम सदस्य इसमें आकर के शामिल हो गए और इस प्रकार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के क्रम में देखिएगा, जैसे कि बताया, अध्यक्ष के पद पर वायसराय लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और इनके अध्यक्षता में हुआ क्या कि अंतरिम सरकार में कार्य करने वाले सदस्यों की सूची बनाई गई, जो इस प्रकार थी। हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार के, कहें कि अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके सदस्य और किन सदस्यों को कौन सा विभाग दिया गया, उस विभाग का नाम इस प्रकार है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों को देखने के लिए इनको दे दिया गया। सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह मंत्रालय दिया गया। और बात करें बलदेव सिंह का, तो बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। आप बलदेव सिंह को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बलदेव, बल यानी कि ताकत, इनको रक्षा करने के लिए दे दिया गया, रक्षा मंत्री बनकर के रह रही है। सी राजगोपालाचारी जो थे, इनको शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं
कृषि मंत्रालय दे दिया गया। उसके बाद आसफ अली को रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया गया, जॉन मथाई को उद्योग मंत्री बनाया गया और लियाकत अली खां को वित्त मंत्री दिया गया। लेकिन हुआ क्या, ये तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके ये सदस्य थे और इनको जो है यह जो विभाग दिया गया, इनको मंत्रालय दिया गया। ये तब की बात है, यानी 1946 की बात है। यानी उस समय हम लोग को याद मतलब ये होना चाहिए, इस समय तो हम लोग को देश को आजादी मिली नहीं थी, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग का देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तब जाकर के क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल जो है उसका अलग ही स्वरूप था। ये तो अंतरिम सरकार का था। अब जब आजादी मिली उसका यानी स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार था जो था इस प्रकार से था। तो हम लोग देखें कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है जब यानी कि भारत जब आजाद हो गया, तो भारत को आजादी मिलने के बाद यानी अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें जो भी सदस्य थे उन सदस्यों को अब वहां से समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हो गया, पाकिस्तान दो भागों में बट गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी दो भागों में बट गया और बीच में भारत हो गया। यानी भारत को आजादी मिली, पाकिस्तान भी अलग हो गया। तो भारत में हुआ क्या था, यानी इसका अब अलग सदस्य बने और अलग सदस्य जब बने तो पहले सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया। इनको प्रधानमंत्री के पद पर चुन लिया गया। जैसे पिछले में थे सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो इनको गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री रखा गया। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री पिछले में भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। अभी अब बात करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि विभाग, और आप ये भी पढ़े होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यानी अभी राष्ट्रपति का तो चुनाव हुआ नहीं था, इसलिए चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होने के कारण तो संविधान की प्रक्रिया पर तो काम चल ही रही थी। अभी संविधान का निर्माण हुआ कहाँ था। संविधान के निर्माण हो जाने पर, संविधान को प्रस्तावित हो जाने पर, संविधान जब भारत में लागू हो गया उसके बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। जॉन मथाई को रेल एवं परिवहन मंत्रालय मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री को बनाया गया। सन्मुख सेठी को वित्त मंत्री और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कानून मंत्री। अमृता कौर को एक्स्ट्रा में दो लोग और कभी कभी पूछ देता है, हालांकि इनको भी याद रखना जरूरी है, वो थे अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री और जगजीवन राम को श्रम मंत्री। जगजीवन राम को ध्यान रखिएगा, जगजीवन राम को बाबू कह के भी संबोधित किया जाता था शॉर्ट में उस समय, इनको बाबू के नाम से जाना जाता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो था 15 अगस्त 1947 यानी आजादी मिलने के बाद जो मंत्रालय बटा, यानी जो सदस्य थे और उनके मंत्रिमंडल इस प्रकार के था। अब बात करते हैं, तो हमारा था अंतरिम सरकार, उसके बाद में अंतरिम सरकार के गठन के बाद आजादी के बाद जो अलग से जो मंत्रिमंडल बना तो ये था। अब हम लोग आएंगे संविधान सभा के बारे में। अंतरिम सरकार हो गया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य सबसे पहले बने और कुल कितने सदस्य कहां से थे और कैसे कैसे उनका विभाजन हुआ, मनोनयन हुआ, चुनाव हुआ, उसको हम लोग समझते हैं। संविधान सभा का यानी अंतरिम सरकार के बाद अब संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के समय में देखा गया कि कुल टोटल मेंबर जितने भी सदस्य थे कुल मिलकर के 389 कुल सदस्य उसमें चुने गए और 389 सदस्यों में जो थे ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रांत के 296 थे। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 यानी प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासत के थे। कितने? 93। अब बात करते हैं कि देसी रियासत क्या था। ये तो ब्रिटिश तो आप समझ रहे होंगे कि ब्रिटिश प्रांत से 296। देसी रियासत कहने का मतलब उस समय जो राजे रजवाड़े जो थे हैदराबाद को छोड़ करके बाकी देसी रियासत इसमें आकर के शामिल हुए थे। हुआ क्या था कि ब्रिटिश प्रांत का इसमें जो इलेक्शन हुआ था ये चुन करके आए थे, ये इलेक्टेड थे, यानी कि ये निर्वाचित थे।
ये निर्वाचित थे और इनके निर्वाचन के लिए, इनके निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो इनका निर्वाचन हुआ था और इनका मनोनयन हुआ था, यानी कि नॉमिनेट किया गया था। ये मनोनीत यानी नॉमिनेटेड थे। अब आज भी देखिएगा कि राज्यसभा में, लोकसभा में मनोनीत सांसदों की भी संख्या होती है। आज भी मनोनीत सांसद होते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें देशी रियासत जो थी, यानी उस देशी रियासत से जो भी व्यक्ति आए थे उनका चुनाव नहीं हुआ था, उनका हुआ क्या था, उनको नॉमिनेट किया गया था, उनको मनोनीत किया गया था। लेकिन ब्रिटिश प्रांत से जो भी आए थे सदस्य, 296 सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे, यानी वो इलेक्टेड थे। अब ये तो इतना ही रह गए। आगे बात करती है 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। और ब्रिटिश प्रांत में देखिएगा कि जनरल यानी सामान्य से 213 और मुस्लिम से 78 और सिख से 5। यानी जनरल कहने का मतलब है कि इसमें हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, यानी वही तो, यानी ये लोग थे, यानी जनरल में ये सब आते थे, ये सभी धर्म के, हिंदू, पारसी, बौद्ध, ये लोग सब इसमें आते थे। मुस्लिम में तो मुस्लिम थे ये 18 थे और सिख से 5, यानी कुल 292 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांत। यानी कुल जो देखा जाएगा ये 11 प्रांत उस समय था, 11 प्रांत से ये लोग, यानी कि 292 सदस्य इसमें थे कुल मिलाकर के। और ये 4 जो सदस्य थे, ये कहा जाएगा 4 सदस्य, जिस प्रकार से आज देश में केंद्र शासित राज्य होते हैं उस प्रकार से भी केंद्र शासित राज्य हुआ करता था। तो उस समय 4 था कौन? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और पूर्व और बलूचिस्तान। यानी ये 4 जो थे यहां से अलग अलग, यानी एक एक छोटे छोटे जगह थे, इसलिए यहां से एक एक व्यक्ति को लाया गया था। यानी एक व्यक्ति, यानी एक सदस्य की अगर बात करें, एक जो मेंबर थे उनको क्षेत्र का बंटवारा जो इस जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जनसंख्या का आधार जो था वो प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख आबादी जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आते थे जो संविधान सभा में भाग लेने वाले थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इन ब्रिटिश प्रांत में, ये तो आप समझ ही गए कि जनरल से 213, मुस्लिम से 18, सिख से 5 और ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब सदस्य का चुनाव हो गया तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त, अगर कहा जाए, जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुआ। और चुनाव के क्रम में क्या हुआ? इलेक्शन कराया गया। और इलेक्शन जो था अप्रत्यक्ष तरीके से कराया गया। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव का मतलब यह होता है, उसका विधि था चुनाव करने की अगर बात करें कि जो उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है चुनाव कराया गया। अप्रत्यक्ष अगर चुनाव की बात करें, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिस प्रकार से आज भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों का जिस प्रकार से चुनाव होता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि जो होते हैं अपने जो ऊपर, यानी कहने का मतलब उपराष्ट्रपति। जैसे हम उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो चुन नहीं सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चुनते हैं किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को चुनते हैं। और वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वोटिंग करके, यानी इलेक्शन करके, और वो इलेक्शन क्या होता है उसमें 50% से अधिक मत ला करके जब जिसके पक्ष में जाता है उसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आगे चूंकि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो तो देखेंगे ही। यानी इसका जो रिजल्ट जो चुनाव का हुआ, यानी जो चुनाव कराया गया, तो रिजल्ट में आया कि कांग्रेस के 208 सदस्य, कांग्रेस के 208 सदस्य जीत करके आए और मुस्लिम लीग से 75, मुस्लिम लीग से 75 और इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, ये 15 थे कुल मिलाकर के। यानी कि कांग्रेस से 208,
मुस्लिम लीग से 75 और इंडिपेंडेंट यानी कहने का मतलब निर्दलीय से चुन करके आने वाले 15 सदस्य थे। यानी इतने सदस्य यानी चुन करके संविधान सभा के सदस्य के रूप में आए। शुरुआती समय में अगर हम लोग बात करें कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, यानी आज की अगर हम लोग बात करें कि बांग्लादेश जो था, यानी आज बांग्लादेश पहले अगर कहा जाए वो पाकिस्तान का ही क्षेत्र था, पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पूर्वी बांग्लादेश जो था वहां से एक सीट पर लड़ करके आए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो 47 में जब इसका विभाजन हो गया तो उनकी तो सदस्यता समाप्त हो गई। तो हुआ क्या कि जब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में तो जाएंगे नहीं। बाबा साहेब में क्वालिटी थी, जिए तो भारत के लिए और मरे तो भारत के लिए। और आज ही उन्हीं का देन है कि आज हम लोग इतने स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। संविधान ने हम लोग को इतना हक दिया है। अभी आप देख रहे होंगे बीपीएससी की बात चल रही है, बीपीएससी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर संविधान हमें अधिकार नहीं दिया होता धरना प्रदर्शन करने के लिए तो आज जैसे कैसे ब्रिटेन की स्थिति की बात बताए थे, कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद में वो ताकत है कि वो महिला का पुरुष और पुरुष को महिला में नहीं बदल सके, नहीं तो उसके पास जितनी पावर है वो कुछ भी कर सकता है। ये ब्रिटेन की बात है। तो जबकि भारत का हमारा इतना अगर कहा जाए इतना कोमल कठोर नहीं, कठोर कम लचीला ज्यादा है। यानी इतने हमारे भारतीय संविधान में अधिकार मिले हुए हैं कि हम लोग अपनी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अपने अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग, यानी इस प्रकार से जीत करके आए। तो बाबा साहब ने क्या किया, तो बाबा साहब तो उस समय जो भी विभाजन हुआ तो चला गया पाकिस्तान के क्षेत्र में। अब आया वो चले तो उन्होंने सोचा कि हम भारत में रहेंगे, उन्होंने इस्तीफा देना सोचा कि हम इस्तीफा देते हैं। लेकिन हुआ क्या, महात्मा गांधी बहुत चालाक व्यक्ति थे। वो सोचे कि इस संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है यही सबसे ज्यादा खोपड़ा वाला आदमी है। अगर यही व्यक्ति इस्तीफा दे देगा तो पूरा सब मिलकर के मटिया मेट करके रख देगा। इसलिए जो है हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने क्या किया, अम्बेडकर को बुलाए और बाकी लोगों को बुला करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो सीट इन्होंने छोड़ा है उसके बदले पुणे के सीट से इनको सदस्य चुना जाए। और लेकिन उस समय पुणे के सीट पर एम.आर. जयकर उस समय थे, उनको किया गया, उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा उनको दिलवाया गया और उस सीट पर बी.आर. अम्बेडकर को रख करके उनको सदस्य निर्वाचित करके संविधान सभा में पुनः शामिल कर लिया गया। अब इस संविधान सभा में देखेंगे कि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के सदस्य थे, सबसे ज्यादा हिंदू सदस्य थे। इसलिए लॉर्ड विस्काउंट ने क्या किया कि संविधान सभा को कहा कि यह हिंदुओं की सभा है। कौन कहा? लॉर्ड विस्काउंट। परीक्षा में पूछ भी देता है कभी कभी। लॉर्ड विस्काउंट इन्होंने क्या कहा कि यह हिंदुओं की सभा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू चुन करके आए थे। उसके बाद सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से चुन करके आए थे। उस समय उत्तर प्रदेश की अगर ये भी पूछ लेगा कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से थे, किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश। उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया है, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसमें अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा यानी जितने भी सदस्य चुन करके आए, इन सदस्यों में सबसे ज्यादा क्या हुआ कि देखेंगे कि वकील लोग ज्यादा थे, वकील लोग ज्यादा थे। इसलिए आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, एक थे आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह वकीलों को स्वर्ग कहा। किसको? संविधान सभा को। इन्होंने क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग कहा। यानी अगर हम लोग बात करें कि यानी संविधान सभा का इस प्रकार गठन हुआ, चुनाव हुआ सदस्यों का, और सदस्यों का चुनाव होने के बाद जो है यानी कुल कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 75 और निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट 15 सदस्य चुन करके आए और संविधान सभा का
गठन हुआ और इस प्रकार से कार्य करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई कि अब संविधान बनाया जाए और संविधान बनाने के लिए अब बैठक की गई। तो बैठक जो की गई अब उसको हम लोग समझते हैं। संविधान सभा का गठन की बात करें कि संविधान सभा का जो गठन हुआ उनके सभी सदस्य तो चुनकर आ ही गए और जैसे कि बताया कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से और निर्दलीय इंडिपेंडेंट। अब संविधान सभा का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण बैठकें बहुत सारी हुई, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक 3 ठो बैठक हुई, जिसमें पहला बैठक की हम लोग बात करें, पहला जो बैठक हुआ था वह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पहला बैठक पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसा अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी टेम्पोररी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और इसमें यानी पहली बैठक में कुल 211 सदस्य भाग लिए, जिसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण बात थी कि मुस्लिम लीग जो क्या किया था, इस बैठक में बैठने से, बात करने से बहिष्कार कर दिया, उन लोगों ने भाग लिया ही नहीं। तब जाकर के पुनः दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का इसमें क्या किया गया कि परमानेंट यानी अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। और यही अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के पद पर एच.सी. मुखर्जी को लाया गया। और आगे चल करके 16 जुलाई 1946 को क्या हुआ कि टी.टी. कृष्णामाचारी को इसमें यानी कहने का मतलब दूसरे बैठक में यानी पूछ देगा कि संविधान सभा के जब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए तो उनके साथ कुल कितने उपाध्यक्ष थे, तो 2, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरा टी.टी. कृष्णामाचारी। और संविधान सभा का अगर कहा जाए कि उस संविधान सभा में भी चुना गया कि संविधान जो बनेगा उस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होगा, तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर बी.एन. राव को चुन लिया गया, जो इनके द्वारा एक पहला संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया, यानी उसको प्रारूप समिति का इन्होंने गठन किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को रखा गया। और ये यानी कि संविधान किस प्रकार का होगा, समझे, किस प्रकार का संविधान होगा, उसके लिए यानी प्रारूप जो तैयार किया गया उस प्रारूप समिति का यानी अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बना दिया गया। और इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक यानी पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक जो हुई ये जो बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव इसमें लाया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दे दी गई। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था उसको सोच समझ करके यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था आगे चल करके संविधान का प्रस्तावना बना, यानी उद्देशिका बना, प्रेमबल बना हम लोगों का। और यानी वो पूछ देगा कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो प्रस्तावना है उसका खाका पहले कौन तैयार किए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यानी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से लाए। अब संविधान सभा का अगर बात करें, यानी इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हुई। संविधान सभा का टोटल बैठक अगर पूछ रहे कितनी हुई, तो 165 बैठकें हुई, जिसमें कुल 12 सत्र चले, 11 सत्र चले, फिर एक अंतिम जो है अंतिम बैठक भी हुआ। और कुल मिलाकर कहा जाए अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, यानी बाद में हुआ था। तो यानी इस प्रकार से अंतिम बैठक हुई और अंतिम बैठक होने के बाद हुआ क्या कि 26 नवंबर 1949 को यानी यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, यानी संविधान को हम लोगों ने अपने स्वीकार कर लिया, संविधान को मान लिया। जैसे कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, और लास्ट में देखते हैं कि आत्मर्पित और
आत्मर्पित करते हैं, यानी हम लोग अपने आप के ऊपर संविधान को लागू करते हैं, यानी भारतीय संविधान किसी के ऊपर दबाव डाल करके थोपा गया नहीं, हम लोग खुद उसको अपने ऊपर लागू करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किया। पूछने में कितने सदस्य हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्य हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करने के बाद यानी वह संविधान बन करके रेडी हो गया। लेकिन अंतिम एक बार उस पर विचार करने के लिए बैठक की गई, कब? 24 जनवरी 1950 को, यानी बैठक करके देख लिया कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और लास्ट में देखा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, अर्थात भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन गया। और उसी दिन हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।